हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज हम करने जा रहे हैं हमारे बुक का चैप्टर 3 अ हॉर्स एंड टू गोट्स रिटन बाय आर के नारायण। सो अगेन, इससे पहले कि हम टेक्स्ट में चलें, पहले थोड़ा सा स्टोरी का और ऑथर का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। आर के नारायण वॉज एन इंडियन राइटर हु इज बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज स्टोरीज सेट इन द फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुडी। तो ये इंडियन ऑथर है और ये वन ऑफ द बेस्ट इंडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर्स में गिने जाते हैं और इनकी स्टोरीज ज़्यादातर साउथ इंडिया के मालगुडी टाउन से रिलेटेड होती है। इनका स्टाइल जो है लिखने का बड़ा ही सिंपल है, इजी है, कोई खास सस्पेंस वाली बात नहीं होती इनके स्टोरी में। ये आम आदमी के कॉमन लाइफस्टाइल ऑफ ऑर्डिनरी पीपल को एक्सप्लोर करते हैं, उसमें से ह्यूमर ढूंढ के निकालते हैं। वैसी एक स्टोरी है अ हॉर्स एंड टू गोट्स। In this, Narayan describes what happens when an English speaking American meets an illiterate South Indian villager who knows only Tamil and has never stepped outside his village। यानी इस कहानी में दो मेन किरदार हैं। एक तो है इंग्लिश स्पीकिंग अमेरिकन जो कि इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली बोल रहा है, और दूसरा है एक साउथ इंडियन विलेजर जो कि इलिटरेट है और उसे तमिल के अलावा और कुछ नहीं आता और उसने आज तक कभी अपने विलेज से बाहर का दुनिया देखा भी नहीं है। The foreigner with his English is baffled by the incomprehensible and bizarre behavior of मुनि। तो वो जो इलिटरेट इंडियन है उसका नाम है मुनि, और ये फॉरेनर पूरी तरह से बैफल्ड हो जाता है, पूरी तरह से पागल हो जाता है जब वो मुनि से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है और मुनि मुनि उसके भाषा को यानी इंग्लिश को समझ नहीं पाता है। At the same time, Muni is equally mystified by the Americans' strange words and antics। और सेम हाल वहाँ दूसरी तरफ मुनि का है जिसे इंग्लिश कुछ समझ नहीं आ रहा है और वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाने की वजह से, या मुनि के तमिल लैंग्वेज को क्योंकि अमेरिकन नहीं कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा है, मुनि भी इक्वली मिस्टिफाइड है। ठीक है, तो आप समझते हैं स्टोरी में डिटेल में जाके कि आखिर क्या हुआ और कैसे हुआ। सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। पेज नंबर 52, chapter 3, a horse and two goats। Of the 700,000 villages dotting the map of India, तो इंडिया में कितने विलेजेस है देखो, 700,000, यानी इन शॉर्ट 7 लाख विलेजेस जो कि इंडिया के मैप में नजर आते हैं। कृताम was probably the tiniest indicated on the district survey map by a microscopic dot। तो बोल रहा है जो कृताम विलेज है, जहाँ पर कि ये स्टोरी जिस विलेज के बारे में है या जिस विलेज के आसपास का स्टोरी है, कृताम वॉज प्रोबेबली द टाइनीएस्ट, यानी उससे ज़्यादा छोटा शायद कोई विलेज हमारे इंडिया के सर्वे मैप में नहीं होगा। इंडिकेटेड ऑन द डिस्ट्रिक्ट सर्वे मैप, डिस्ट्रिक्ट सर्वे मैप है उसमें, इंडिया का मैप तो छोड़ ही दो, डिस्ट्रिक्ट का जो सर्वे मैप है ना उसमें भी ये विलेज को एक माइक्रोस्कोपिक डॉट के जरिए दिखाया गया। माइक्रोस्कोपिक डॉट मतलब उस डॉट को देखने के लिए भी शायद माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, इतने छोटे डॉट से दिखाया गया। इन शॉर्ट ये बता रहा है कि इस डिस्ट्रिक्ट का भी अगर मैं बात करूं उसमें भी ये विलेज का बहुत ज्यादा अस्तित्व नहीं है। बट its size does not prevent its giving itself the grandiose name कृताम। पर बोल रहा है कि इसका साइज जो कि इतना छोटा है, फिर भी ये साइज इस विलेज को प्रिवेंट नहीं कर पाया फ्रॉम गिविंग इटसेल्फ अ ग्रैंडायोस नेम कृताम। ग्रैंडायोस नेम मतलब प्रिटेंडिंग टू बी इम्प्रेसिव। कृताम कोई जो का जो मतलब है वो तमिल में उसका मतलब होता है क्राउन, ठीक है, विच मेंट इन तमिल कोरोनेट और क्राउन। तो विलेज इतना छुटकू सा जो माइक्रोस्कोप से शायद देखना पड़े और नाम है क्राउन, तो इसलिए बोल रहा है प्रिटेंडिंग टू बी इम्प्रेसिव ऑन द ब्रो ऑफ दिस सबकॉन्टिनेंट। द विलेज कंसिस्टेड ऑफ लेस देन 30 हाउसेस। अब देखो इतना छोटा विलेज है कि उसमें 30 घर भी नहीं होंगे मुश्किल से, और ये विलेज है। द विलेज कंसिस्ट ऑफ लेस देन 30 हाउसेस, ओनली वन ऑफ देम बिल्ट विथ ब्रिक एंड सीमेंट। और उस 30 घर में सिर्फ एक घर ऐसा है जो ब्रिक और सीमेंट का बना हुआ है। पेंटेड अ ब्रिलियंट येलो एंड ब्लू ऑल ओवर विथ गॉर्जियस कार्विंग्स ऑफ गॉड्स एंड gargoyles एंड
ऑन इट्स बैलिस्ट्रेड। अब इसका मीनिंग समझो, पेंटेड अ ब्रिलियंट येलो एंड ब्लू, यानी पूरा जो वो बिल्डिंग है ब्रिक और सीमेंट से बना हुआ, उसमें पूरी तरह से ब्लू और येलो से पेंट किया गया है। ऑल ओवर विथ गॉर्जियस कार्विंग्स ऑफ गॉड्स, और पूरे बिल्डिंग में बहुत सुंदर गॉड की प्रतिमा बनाई गई है। ठीक है, कार्विंग्स ऑफ गॉड्स एंड गार्गोयल्स। गार्गोयल्स का मतलब होता है कार्व्ड ह्यूमन और एनिमल फेस, जहां पर ह्यूमन या एनिमल का फेस कार्व किया गया है पूरे दीवार में। ऑन इट्स बैलिस्ट्रेड, बैलिस्ट्रेड का मतलब होता है शॉर्ट डेकोरेटिव पिलर्स, यानी उस बिल्डिंग में जो छोटे छोटे पिलर्स बने हुए हैं उसमें भी ह्यूमन का और एनिमल्स का फेस को कार्व किया गया है। इट वॉज नोन एज बिग हाउस, और क्योंकि ये सीमेंट और इससे बना था और ये गांव का सबसे बड़ा घर था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, बिग हाउस। द अदर हाउसेस डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 स्ट्रीट्स, और बाकी जो 29 हाउसेज है वो 4 अलग अलग स्ट्रीट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। वेर जनरली ऑफ बैम्बू थैच्ड स्ट्रॉ मड एंड अदर अनस्पेसिफाइड मटीरियल, और ये जो रिमेनिंग 29 घर थे वो किससे बने हुए थे, जनरली बैम्बू थैच से बने थे, स्ट्रॉ से बने थे, मड से एंड अदर अनस्पेसिफाइड मटीरियल से बने हुए थे। मुनीज वॉज द लास्ट हाउस इन द 4th स्ट्रीट, और जो मुनी का घर था वो 4th स्ट्रीट का सबसे लास्ट हाउस था, यानी ये विलेज से भी एकदम, विलेज के अंदर भी अपने आप में एक कोना में छुपा हुआ घर था इसका। ठीक है, बियॉन्ड विच स्ट्रेच्ड द फील्ड्स, और उसके घर के बाद सिर्फ फील्ड्स थे, फील्ड्स यानी खेत के जमीन जहाँ खेती बाड़ी की जाती थी। इन हिज प्रॉस्परस डेज मुनि हैड ओन्ड अ फ्लॉक ऑफ 40 sheep and goats and sallied forth every morning, driving the flock to the highway a couple of miles away. अब ये बता रहा है मुनि का पास्ट, जब मुनि थोड़ा अमीर हुआ करता था, जब उसके पास पैसे हुए करते थे। तो मुनि के जो अच्छे दिन थे उस समय मुनि के पास क्या था, मुनि के पास अराउंड 40 sheep और गोट्स हुए करते थे, और वो हर सुबह फटाफट एंड सैलिड फोर्थ का मतलब मूव आउट क्विकली, he moved out quickly every morning, driving the flock to the highway couple of miles away, और अपने सारे फ्लॉक को लेके वो कहाँ चले जाता था, हाईवे के पास चला जाता था, जो कि उसके घर से कपल ऑफ माइल्स दूर थे। अब क्वेश्चन है क्यों जाता था, तो अपने फ्लॉक को चराने के लिए जाता था। ठीक है, देयर ही वुड सिट ऑन द पेडेस्टल ऑफ अ क्ले स्टैचू ऑफ अ हॉर्स, और वहां पर जाके हाईवे के पास बहुत सारे झाड़ फूक वीड्स ये सब थे जो कि उसके भेड़ बकरी खाया करते थे। और वो क्या करता था, जब तक वो चरते थे ये चुपचाप एक घोड़ा का स्टैचू, क्ले स्टैचू यानी मिट्टी का एक घोड़ा का स्टैचू बड़ा सा बनाया हुआ है, और उसके पेडेस्टल, पेडेस्टल पता है क्या होता है, स्टैचू को सपोर्ट करने के लिए जो बेस बना होता है उसे पेडेस्टल कहते हैं। ही वुड सिट ऑन द पेडेस्टल ऑफ अ क्ले स्टैचू ऑफ अ हॉर्स while his cattle grazed around, और उसके कैटल आसपास के जितने भी पेड़ पौधे उसके ऊपर ग्रेज करते रहते थे। He carried a crook at the end of bamboo pole and snapped foliage from the avenue trees to feed his stock. अब वो अपने साथ क्या कैरी किया करता था, क्रुक। क्रुक क्या होता है, ये एक बेंट स्ट्रक्चर होता है जिसके जरिए, जैसे कि हमें जब अपने हाथ से कुछ उठाना होता है या कुछ टानना होता है तो हमें अपने उंगली को क्या करने पड़ते हैं, बेंड करना पड़ता है ना, कोई भी चीज पकड़ने के लिए। तो वैसा ही एक बेंट स्ट्रक्चर था ये, जिसे ये एक एंड ऑफ बैम्बू पोल यानी बांस के एंड में ये बांध के ले जाता था। ठीक है, एंड स्नैप्ड फॉइलेज क्यों ले जाता था, ताकि वहां पर जो पेड़ है, पेड़ में से कुछ लीव्स इसको तोड़ने होते थे। पूरा पेड़ तो अपने भेड़ बकरी को नहीं खिला देगा, तो पेड़ में से लीव्स को तोड़ना होता था इसको, ताकि वो अपने भेड़ बकरी को खिला सके। तो उसी फॉइलेज को कलेक्ट करने के लिए, उसी फॉइलेज को तोड़ के कलेक्ट करने के लिए वो अपने साथ ये बेंट स्ट्रक्चर यानी क्रुक को अपने बैम्बू पोल के एंड में बांध के ले जाया करता था। क्लियर, एंड स्नैप्ड फॉइलेज फ्रॉम एवेन्यू ट्रीज, और कहाँ से तोड़ता था ये ग्रीन लीव्स, वो कलेक्शन ऑफ लीव्स को, फॉइलेज को, फ्रॉम एवेन्यू ट्रीज टू फीड हिज स्टॉक।
He also gathered fagots and dry sticks, bundled them and carried them home for fuel at sunset. और साथ ही साथ ये क्या करता था, आते समय जब रिटर्न आता था घर, तो ही गैदर्ड फैगोट्स, फैगोट्स का मतलब होता है बंडल ऑफ स्टिक्स, ऑल्सो ड्राई स्टिक्स, और सूखी लकड़ी भी वहां से लेते आता था, जो कि उसके घर में फ्यूल का काम करते थे, यानी चूल्हा जलाने में मदद करते थे। ठीक है। हिज वाइफ लिट द डोमेस्टिक फायर एट डॉन, डॉन का मतलब सूरज उगने से पहले, तो उसकी वाइफ सुबह पहले, सूरज उगने से भी पहले उठ जाती थी और डोमेस्टिक फायर लिट करती थी। बॉइल्ड वाटर इन अ मड पॉट, और मिट्टी के एक घड़े में पानी गर्म करती थी। थ्रू इनटू इट अ हैंड फुल ऑफ मिलेट फ्लावर, और उस गर्म पानी में मुट्ठी भर मिलेट फ्लावर, मिलेट किसको बोलते हैं, बाजरा, यानी बाजरा के आटे को डाल देती थी। एडेड सॉल्ट एंड गेव हिम हिज फर्स्ट नरिशमेंट फॉर द डे, और उसमें थोड़ा सा नमक मिला के उसको दे देती थी कि लो खा लो आप। दैट वॉज द ब्रेकफास्ट फॉर मुनि, और मुनि के लिए हमेशा से यही ब्रेकफास्ट रहा है। वेन ही स्टार्टेड आउट शी वुड पुट इन हिज हैंड अ पैक्ड लंच, और जब वो अपने भेड़ बकरी को चराने के लिए जा रहा होता था, तो वो उस वही खाना पैकेट में डाल के उसे दे देती थी, वही उसके लिए लंच का काम करता था। वंस अगेन द सेम मिलेट, दोबारा से क्या था, वही बाजरा का रोटी, कुक्ड इनटू अ लिटिल बॉल विच ही कुड स्वॉलो विथ रॉ अनियन एट मिड डे, और उसके साथ कोई सब्जी नहीं होता था, ये लोग इतने गरीब थे कि सब्जी शायद अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो बाजरा का रोटी और साथ में थोड़ा सा प्याज, वो उसको मिलता था खाने के लिए, लंच के लिए। ठीक है, तो सुबह मॉर्निंग में बाजरा का रोटी, और शाम को, और यानी दोपहर में जो लंच होता था उसमें बाजरा का रोटी और अनियन मिलता था। His fortunes had declined gradually unnoticed, और फिर उस समय के बाद आज प्रेजेंट में तो इसका फॉर्च्यून धीरे धीरे बहुत डिक्लाइन किया है, ग्रेजुअली अननोटिस्ड। फ्रॉम अ फॉक ऑफ 40, यानी जो उसके पास 40 फॉक थे, यानी भेड़ बकरी जो थे वो 40 तो थे, विच ही ड्रोव इनटू अ पेन एट नाइट। पेन क्या होता है, पेन एक स्मॉल पीस ऑफ ग्राउंड होता है जिसके आसपास पूरे फेंस लगे होते हैं, और वहां पर अपने एनिमल्स यानी अपने फॉक को रखा जाता है। ठीक है, इट इज अ स्मॉल पीस ऑफ ग्राउंड विद अ फेंस अराउंड दैट इज यूज्ड टू कीप एनिमल्स। ठीक है, तो विच ही ड्रोव इनटू पेन, तो उस समय इसके पास 40 भेड़ बकरी होते थे, तो उसे एक छोटे जमीन का मदद लेके वहां बाउंड्री करके वहां रखना पड़ता था। ठीक है, हिज स्टॉक हैड नाउ कम डाउन टू जस्ट 2 गोट्स, और अब ऐसा उसका फॉर्च्यून डिक्लाइन किया कि 40 से धीरे धीरे उसके पास अब सिर्फ 2 गोट बचे हैं, विच वेयर टेथर्ड टू द ट्रंक ऑफ अ ड्रम स्टिक ट्री, और अब उसको उस पेन की कोई ज़रूरत नहीं है, उस ज़मीन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये 2 गोट को वो एक ड्रम स्टिक का पेड़ है, ड्रम स्टिक किसको बोलते हैं, डांठा को बोलते हैं। ठीक है, हरा कलर का होता है डांठा, उसको बोलते हैं। तो डांठा का पेड़ था, उसके ट्रंक के साथ उन 2 गोट को वो बांध के रखता था, विच वेयर टाइड, टेथर्ड मतलब टाइड टू द ट्रंक ऑफ अ ड्रम स्टिक ट्री विच ग्रू इन फ्रंट ऑफ हिज हट, और वो पेड़ उसके घर के बगल में उगा हुआ था। एंड फ्रॉम विच ओकेजनली मुनि कुड शेक डाउन ड्रम स्टिक, और कभी कभी उसी पेड़ से मुनि डांठा तोड़ लेता था, तो उसके घर में डांठा की सब्जी बन जाती थी। ठीक है, दिस मॉर्निंग ही गॉट 6, और आज सुबह उसने 6 डांठा तोड़ा उस पेड़ से। ही कैरिड देम इन विद द सेंस ऑफ ट्रिम्प, और जब 6 तो डांठा तोड़ लिया तो एकदम विक्ट्री वाला फीलिंग के साथ, एक विनर वाला फीलिंग के साथ वो अपने घर में गया। ऑल्दो नो वन कुड से प्रिसाइसली हु ओन्ड द ट्री, इट वॉज हिज बिकॉज ही लिव्ड इन इट शैडो, वैसे तो कोई ढंग से बता नहीं सकता कि कौन इस ट्री का ओनर था, बट क्योंकि वो इसके शैडो के पास आसपास रहता था, तो ये एक तरह से मुनि का ही पेड़ था। His wife said, if you were content with the drumstick leaves alone, I could boil and salt some for you. बोले कि अगर तुम ड्रम स्टिक के लीफ सिर्फ खाना पसंद करोगे, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा बॉयल करके उसमें नमक डाल के दे सकती हूँ। यानी ड्रम स्टिक यानी डांठा प्रॉपर नहीं मिलेगा, उसका लीफ के साथ तुमको खाना पड़ेगा।
तो मुनि बोलता है, ओ आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग दोज लीव्स। बोला, अरे मैं बहुत थक चुका हूँ खाली पत्ता खा खा के। आई हैव अ क्रेविंग टू च्यू द ड्रम स्टिक आउट ऑफ सॉस, आई टेल यू। बोला कि नहीं, मुझे तो अब डांठा की पूरी सब्जी चाहिए, मुझे डांठा को चबाना है, और वो सब्जी का जो सॉस यानी झोल जिसको बोलते हैं ना, ग्रेवी सब्जी का, उसके साथ खाना है मुझे। आई डोंट वांट जस्ट लीव्स। यू हैव ओनली 4 teeth इन योर जॉ। तो उसकी वाइफ बोलती है, सिर्फ 4 दांत बचा है तुम्हारे। बट योर क्रेविंग इज फॉर बिग थिंग, पर तुम्हारा मुंह में लालच बड़ा है, 4 दांत बचा है, चबाने के लिए कुछ है नहीं, और चबाना डांठा है, वाह। ऑल राइट, गेट द स्टफ फॉर द सॉस। बोले ठीक है, तो अगर तुमको इतना ही मन है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बना के देने में। जाओ सब्जी बनाने के लिए, सॉस मतलब पूरा सब्जी, झोल वाला ग्रेवी वाला सब्जी बनाने के लिए जो भी मसाला वसाला लगता है, जाओ ले आओ। गेट द स्टफ फॉर द सॉस एंड आई विल प्रिपेयर इट फॉर यू। आफ्टर ऑल नेक्स्ट ईयर यू मे नॉट बी अलाइव टू आस्क फॉर समथिंग, क्योंकि शायद ये तुम्हारा लाइफ का आखिरी साल है, अगले साल तुम ये सब मांगने के लिए जिंदा भी रहोगे या नहीं, कौन जानता। यानी ये लोग बहुत ही बूढ़े कपल थे, इनसे इनकी बातों से ये समझ में आ रहा है कि दे वर क्वाइट एजेड कपल। तो वही बोल रही है, नेक्स्ट ईयर तुम जिंदा रहोगे कि नहीं पता नहीं, तो तुम्हारा आखिरी विश तो मैं पूरा कर ही दूँ। बट फर्स्ट गेट मी ऑल द स्टफ इंक्लूडिंग, अब वो स्टफ में क्या क्या मंगा रही है, मेजर ऑफ राइस और मिलेट, या तो चावल या तो बाजरा लेते आना। एंड आई विल सेटिस्फाई योर अनहोली क्रेविंग, अगर तुम ये ले आओगे तो मैं तुम्हारा जो अनहोली क्रेविंग है, यानी जो सब्जी खाने का तुम्हारा मन कर रहा है इतना बुढ़ापा में बिना दांत के, हम उस अनहोली क्रेविंग को तुम्हारा सेटिस्फाई कर देंगे। आवर स्टोरीज एम्प्टी टूडे, बोला कि आज हमारे किचन में कुछ नहीं है, तो तुमको सब कुछ लेके आना पड़ेगा। दाल, चिली, करी लीव्स, मस्टर्ड, कोरिएंडर, जिंजले ऑयल एंड 1 large पोटैटो। तो ये सारा लिस्ट बना के वो दे दी कि ये सारा सामान बाजार से लेते आओ। गो आउट एंड गेट ऑल दिस। ही रिपीटेड द लिस्ट आफ्टर हर इन ऑर्डर नॉट टू मिस एनी आइटम। और उसने ये पूरे लिस्ट को रिपीट किया, एक बार रिकन्फर्म किया अपनी वाइफ से, ताकि वो कुछ भी बाजार से लाना मिस ना कर दे। ठीक है। एंड वॉकड ऑफ टू द शॉप इन द 3rd स्ट्रीट। और उसका घर कहाँ था, 4th स्ट्रीट में था, और शॉप कहाँ था, 3rd स्ट्रीट में। मुनि सैट पेशेंटली ऑन द अपटर्न्ड पैकिंग केस बिलो द प्लेटफॉर्म ऑफ द शॉप। अब शॉप के प्लेटफॉर्म के नीचे एक कोई पैकिंग किया हुआ है, नहीं होता ना सामान का जो कार्टून होता है, वो कार्टून उल्टा रखा हुआ था। दुकानदार लोग जनरली कार्टून को उल्टा रखते हैं ताकि कोई मतलब चूहा हुआ नहीं काट दे या ऐसा कुछ, इसलिए उल्टा रखा जाता है। तो उस उल्टा रखा हुआ पैकिंग केस के ऊपर वो चुपचाप जाके बैठ गया। द शॉपमैन पेड नो अटेंशन टू हिम। और दुकानदार मुनि पे कोई अटेंशन नहीं दिया। अब देखो, इससे एक चीज और समझ में आ रहा है कि मुनि का शॉपकीपर से बहुत ज्यादा अच्छा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं था। अब देखो, हम लोग जानते हैं मुनि कितना गरीब था, तो हो सकता है शॉपकीपर से वो उधार लेता होगा और वो चुका नहीं पाता होगा। तो लेट्स सी। द शॉपकीपर पेड नो अटेंशन टू हिम। मुनि केप्ट क्लियरिंग हिज थ्रोट, कफिंग एंड स्नीजिंग until the shopman could not stand it anymore and demanded। मुनि क्या किया, अपना अटेंशन सीख करने के लिए बार बार अपना थ्रोट को क्लियर करने का एक्टिंग किया, कफ करने का, कफिंग ऐसे ऐसे करने लगा, स्नीजिंग करने लगा, ताकि शॉपकीपर का ध्यान उसके तरफ आकर्षित हो। ठीक है। तो अब बाद में शॉपकीपर सुन तो रहा था, वो तो अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था मुनि को। बाद में फ्रस्ट्रेट होके बोला, What ails you? बोलो, ओ मैन क्या तकलीफ है तुम्हें, बोलो। You will fly off the seat into gutter if you sneeze so hard, young man। बोला कि अगर तुम इतने जोर जोर से स्नीज करोगे ना, यंग मैन, उसको बुढ़ा को यंग मैन बोल रहा है, मजाक में बोल रहा है, टोन मार रहा है कि इतना जोर जोर से खांसोगे और स्नीज करोगे ना, तो स्नीज करके करते तुम अपने आप उड़ के उस गटर में गिर जाओगे। तुम्हारा बॉडी में वजन तो है नहीं, और तुम पूरा दम लगा के स्नीज करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम उड़ के गटर में गिर जाओगे, यंग मैन। तो यंग मैन मतलब बोलना चाह रहा है ओल्ड मैन। मुनि लाफ्ड इनऑर्डिनेटली इन ऑर्डर टू प्लीज द शॉपमैन। और जब मुनि ने इस कमेंट पे हंसा, वो इस लाफ किया। क्यों लाफ किया? क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि उसको उसका बात बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मुनि को दुकानदार को इम्प्रेस करना था और शायद उधारी में 2-4 सामान लेना था। तो वो जानबूझ के उसको अपीज करने के लिए, उस दुकानदार को प्लीज करने के लिए उसके गलत या बेइज्जत करने वाले कमेंट पे भी हंसा, और ऐसे दिखाया था, आई एम सो हैप्पी। ठीक है। तो मुनि लाफ्ड इनऑर्डिनेटली इन ऑर्डर टू प्लीज द शॉपमैन
at being called young man. This completely won the shopman over. और शॉपमैन देखा कि हम तो इसका इतना बेइज्जती कर रहे हैं तो भी ये मेरी बात का बुरा नहीं मान रहा है, इस बात से दुकानदार काफी इंप्रेस हुआ. ही लाइक्ड हिज सेंस ऑफ ह्यूमर टू बी अप्रिशिएटेड. दुकानदार को मुनि का ये सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा लगा. तो आज के सेशन को हम यहीं रखते हैं. नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे तो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम आवर नेक्स्ट पैरा. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द ऑडियो.